कल की हार को भुलाकर नई शुरुआत करो। आज नया दिन है, नया सूरज है और नई उम्मीद है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। भारत ने कनाडा के उच्चायोग प्रभारी को किया तलब। कहा, कनाडा का रवैया उग्रवाद और अतिवाद को बढ़ावा देने वाला। कड़ी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने कनाडा से वापस बुलाए अपने उच्चायुक्त। अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को भी वापस बुलाने का लिया फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज पहुंचेंगे पाकिस्तान। करीब 9 साल बाद भारत के किसी विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा। विदेश मंत्रालय ने किया स्पष्ट, ये एक बहुपक्षीय कार्यक्रम, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर नहीं होगी कोई चर्चा। भारत आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की पहली बार करेगा मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। 190 देशों के 3000 से अधिक उद्योगपति, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ होंगे शामिल। प्रधानमंत्री 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी करेंगे शुभारंभ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय मनोभावना से एकता का परिचायक होना आवश्यक। विभाजनकारी ताकतों पर प्रहार करना भी जरूरी। लेखक आचार्य अग्निव्रत द्वारा वेदार्थ विज्ञानम पुस्तक की प्रथम प्रति भेंट करने के अवसर पर बोल रहे थे उपराष्ट्रपति। कहा, हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारी संस्कृति का ज्ञान देता है हमें दुनिया में अभूतपूर्व स्थान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिनेवा में IPU असेंबली में शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर किया संबोधित। कहा, भारत हमेशा से ही रहा है बहुपक्षवाद का प्रबल समर्थक। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग में भारत के अनुभव को बताया उल्लेखनीय। भारत ने कनाडा में उच्च राजनयिकों के खिलाफ अपनाए गए रवैये के विरोध में वहां स्थित भारतीय उच्चायुक्त और निशाना बनाए जा रहे राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। भारत का ये भी कहना है कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सरकार के कृत्यों ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। भारत ने ये सख्त कदम कनाडा सरकार की ओर से खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले से भारतीय राजनयिकों को जोड़े जाने के प्रयास के खिलाफ उठाया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार कनाडा उच्चायोग के उप उच्चायुक्त को कल शाम तलब किया गया और औपचारिक रूप से विरोध दर्ज करवाया गया। कनाडा के राजनयिक से कहा गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को बिना किसी आधार के निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मंत्रालय के अनुसार राजनयिकों को कहा गया कि भारत को कनाडा की वर्तमान सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए भारत सरकार ने कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त तथा अन्य अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी है कि भारत के खिलाफ उग्रवाद, हिंसा और अलगाववाद के लिए ट्रूडो सरकार के समर्थन के जवाब में भारत आगे कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन करने वाले हैं। हम आपको बता दें, WTSA अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मानकीकरण कार्य के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। यह पहली बार है कि ये आयोजन भारत और एशिया प्रशांत में किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जिसमें दूरसंचार, डिजिटल और
आईसीटी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक उद्योग के नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ एक साथ आएंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में 400 से अधिक प्रदर्शक, लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देशों की भागीदारी होगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 900 से अधिक प्रौद्योगिकी उपयोग के परिदृश्यों को प्रदर्शित करना, 100 से अधिक सत्रों की मेजबानी करना और 600 से अधिक वैश्विक और भारतीय वक्ताओं के साथ चर्चा करना है। Welcome to New Delhi, where tech decision makers from around the world will meet this October at the Governing Conference for ITU Standardization Work. WTSA is coming to Asia for the first time, and it promises to be a WTSA like no other. Get ready for a digital innovation festival where innovation, inclusivity and sustainability take center stage. Explore our dynamic expo area, where tech giants and startups will demo how ITU standards provide building blocks for universal connectivity and sustainable digital transformation. A rich program featuring the Global Standards Symposium, AI for Good Impact India, the International AI Standards Summit, and a wide range of parallel events will showcase the latest tech developments in India and around the world. This isn't just a conference. It's a celebration. It's where the world's brightest minds and biggest hearts come together to shape our digital future. Join us in New Delhi, October 14th to 24th, 2024. Let's create the digital future we want. पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज से 2 दिवसीय शंघाई सहयोग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे और आज वो इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की 23वीं बैठक आज से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शुरू होने वाली है। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में होने वाली 2 दिवसीय एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक के लिए 76 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और एससीओ के 7 प्रतिनिधि पहुंचना शुरू हो गए हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में अर्थव्यवस्था, व्यापार और पर्यावरण के क्षेत्र में चल रहे सहयोग पर चर्चा की जाएगी। इस्लामाबाद पहुंचने के तुरंत बाद एस जयशंकर एससीओ सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित स्वागत भोज में शामिल होंगे। करीब 9 साल बाद ये पहला अवसर है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करेंगे। एससीओ सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के साथ साथ ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के विदेश मंत्री करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में हैं और इस दौरान उन्होंने अल्जीरियस में अल्जीरियाई भारतीय आर्थिक मंच को संबोधित भी किया। उन्होंने राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने से मुलाकात की। उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया समेत 3 देशों के दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यात्रा के दूसरे दिन आर्थिक मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच गहन आर्थिक सहयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करने और सहयोग के एक नई की दिशा में बढ़ने का समय आ गया है। दोनों देशों के रिश्तों को नई गति प्रदान करने का समय भी है। अपने भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने के नेतृत्व में किए गए सुधारों की प्रशंसा की। Relations between India and Algeria have been warm and friendly. We share common principles and have a similar approach on many issues at bilateral and multilateral level. India had extended strong support for the Algerian struggle for freedom
and today India and Algeria are committed to embark on the path of peace and prosperity. In today's uncertain global environment, India's rapid rise stands out. India, currently a $4 trillion economy, has made impressive progress in the last few years due to political stability, policy predictability, and reform-oriented economic agenda that has assured the ease of doing business. The stepping of India-Algeria relations with the India-Africa matrix is based on our shared values, common challenges, and mutual trust. Today, India is the fourth largest trading partner for Africa with a bilateral trade of about $84 billion and cumulative investments for more than $75 billion. Algeria's rapid growth and expanding economy offers many opportunities in a variety of sectors. I am impressed by Algeria's GDP growth rate of about 4% and registration of 9,000 investment projects during the last 2 years. I encourage our companies to remain engaged and invested in the opportunities that the Algerian economy offers. I am delighted to address the Algeria-India Economic Forum today. I thank Minister of Trade and Export Promotion, His Excellency Mr. Taeb Jitoni, for his gracious presence at this forum. I also thank Algerian Economic Renewal Council and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry for jointly organizing this event. I am happy to see the enthusiastic participation from both sides in the first ever such forum organized between our two countries. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और अल्जीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और सभी क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं असेंबली में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग नामक विषय पर सभा को संबोधित किया। वर्तमान समय की कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इस पर भारत का दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत हमेशा से बहुपक्षवाद का प्रबल समर्थक रहा है, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में संसदों के बीच व्यापक संवाद और सहयोग मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि IPU जैसे मंच के माध्यम से संसदें साझी कार्य योजनाओं और साझे प्रयासों के द्वारा संपूर्ण विश्व के लिए समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करने में सफल होंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्व की सभी संसदों को मिलकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लाभों का उचित और न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। हम जिस वैश्विक वर्तमान में रह रहे हैं उसमें एक तरफ जहां तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर आम नागरिक अपना जीवन आसान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अनेक चुनौतियां भी हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। ऐसे में वैश्विक शांति, समानता और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन का प्रभावी उपयोग बहुत अहम हो गया है। एक्सीलेंसी, मुझे ये सभा को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत ने विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का उपयोग करते हुए भारत के लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की है। एक्सीलेंसी, विश्व के विशालतम लोकतंत्र भारत की संसद में लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु हाल में ही आयोजित 2024 आम चुनाव में
टेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनों ईवीएम का उपयोग करते हुए 642 मिलियन वोटर की सहभागिता के साथ विश्व का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिसमें 212 मिलियन महिला वोटर्स शामिल है। ये आम चुनाव 15 मिलियन कार्मिकों द्वारा 1 मिलियन से अधिक मतदान केंद्रों द्वारा संपादित किया गया। जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 76 गीगावाट से बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, बायोफ्यूल गठबंधन जैसी पहलों के बारे में भी बात की, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। जलवायु परिवर्तन आज विश्व के सबसे बड़ी कठिन चुनौती है। इससे जुड़े समस्त विषयों पर भारत की संसद में समय समय पर व्यापक चर्चा हुई, संवाद हुए और सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने इस चर्चा में अपने अपने विचार रखे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रारंभ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ मूवमेंट पर नई दिल्ली में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन में व्यापक चर्चा की गई। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जलवायु परिवर्तन व ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड OSOWOG के विचार की पहल भी की गई। पिछले एक दशक में भारत की नवीकरण ऊर्जा क्षमता 76 गीगावाट से बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बायोफ्यूल अलायंस जैसी पहलों ने हमने इस समस्या के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कल उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में वैदिक एवं आधुनिक भौतिकी अनुसंधान केंद्र के मुख्य संस्थापक और लेखक श्री आचार्य अग्निव्रत जी द्वारा वेदार्थ विज्ञानम पुस्तक की प्रथम प्रति भेंट की गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि वो राष्ट्र मनोभावना से एकता का परिचायक हो। उसके लिए ये भी आवश्यक है कि डिवाइसिव फोर्सेस पर प्रहार किया जाए, जो 5000 सालों की पृष्ठभूमि वाली भारत की है और कहीं और नहीं है। कोई भी दुस्साहस करे, इसकी प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाए, हमारी संस्कृति को नीचा करने का प्रयास करे, हमें विभाजित करने का प्रयास करे, विध्वंसकारी ताकतों को बढ़ावा दे, उस पर निश्चित रूप से मानसिक प्रतिघात तो अवश्य ही होना चाहिए और ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा जरूरी है कि वो राष्ट्र मनोभावना से एकता का परिचायक हो। A nation cannot grow only on economic parameters. The growth is sustainable. The growth is lasting. Once there is projection of unity, उसके लिए जरूरी है कि डिविजिव फोर्सेस पर हम प्रहार करें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि भारत जैसा देश, जो पृष्ठभूमि हमारी 5000 सालों की है और कोई नहीं है, कोई भी दुस्साह करे, इसकी प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाए, हमारी संस्कृति को नीचा करने का प्रयास करे, हमें विभाजित करने का प्रयास करे, विध्वंसकारी ताकतों को बढ़ावा दे, उस पर निश्चित रूप से मानसिक प्रतिघात तो अवश्य ही होना चाहिए और ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। जिन महापुरुषों ने भारत का संविधान बनाया, उसमें 22 चित्र रखे थे। सबसे पहला चित्र गुरुकुल का है। हमें उस ओर देखना पड़ेगा। आज के दिन क्या है? अंधाधुंध संस्कृति की जड़ों से ऊपर उठकर उनको तिलांजलि देकर
लगे हुए हैं in assimilation of wealth. They are ignorant, they are not aware. This wealth assimilation can satisfy all your material needs. It cannot satisfy your hunger for intellect. It cannot satisfy your soul. It cannot give happiness which is of eternal nature. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपनी इस एक दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जयपुर में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में होगा। उपराष्ट्रपति सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले हैं। उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों और सदस्यों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। हम आपको बता दें कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। जी हाँ, आज एक दिवसीय यात्रा पर जयपुर में रहेंगे उपराष्ट्रपति। वहां पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने और वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण CAQM की ग्रेप उप समिति ने आपात बैठक की और ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया है। सोमवार को दिल्ली का AQI 234 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। कई क्षेत्रों में AQI 300 से भी ऊपर दर्ज किया गया। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी हो जाने और पराली का धुआं भी दिल्ली पहुंचने के साथ ही वायु गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार यानी 234 खासी खराब श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के कई क्षेत्रों में 300 से भी ऊपर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण सूचकांक लेवल में बढ़ोतरी होने के बाद दिल्ली NCR में चरणबद्ध प्रतिक्रिया यानी कि प्रक्रिया के तहत कार्य योजना ग्रेप 1 को लागू कर दिया गया है। आज से ये नियम समान रूप से लागू होगा। ग्रेप 1 के तहत पहले चरण में खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध, डीजल जनरेटर के उपयोग को सीमित करना और भोजनालयों में कोयले या जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। 500 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा के आकार के निजी निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं पर रोक रहेगी और दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक यूनिट और थर्मल पावर प्लांटों पर कार्रवाई की जाएगी। पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ई-माइग्रेट V2.0 पोर्टल और एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय प्रवासियों से संबंधित सुरक्षित और कानूनी चैनल बनाने के प्रयासों में दृढ़ रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ई-माइग्रेट पोर्टल का नया संस्करण एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कहीं ज़्यादा है। ये आशा की किरण है और विदेशी भूमि पर हमारे श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। It was only last year when during MEA's campaign for raising awareness about safe and legal mobility channels that Prime Minister released a commemorative postal stamp with the motto Surakshit Jaye, Prashikshit Jaye, that is, go safe and go well trained. Today's event captures that sentiment because it is an expression of the Modi government's commitment to ease of living, to improving ease of living, and to enhancing people-centric governance. The launch of e-Migrate portal V2.0 is a testament to our continuing efforts to create a safer, more transparent and inclusive mobility for Indian labour
and marks a significant milestone in our efforts to safeguard the welfare and interests of our citizens. For supporting migrant workers at every step, Ministry of External Affairs has launched a transformative initiative in the form of E-Migrate project to better protect workers from the complexities and challenges they face in search of employments abroad. E-Migrate aims to empower Indian migrant workers through legal migration while simplifying and streamlining the migration process through e-governance. A mobile app has been developed to make the e-migration process easier. Through this mobile application, you can now track the application status, search for recruitment agents and foreign employers, as well as lodge complaints and get the necessary information online, all with just one click. To further improve the facilities, E-Migrate portal has been integrated with multilingual features through Bhashini, DigiLogger, Common Services Center CSCs and Umang app. E-Migrate project, an initiative of the Overseas Employment and Protector General of Emigrants, OE and PGE Division of the Ministry of External Affairs, Government of India, connects all the key stakeholders of e-migration electronically on a single platform. Therefore, always remember to use E-Migrate portal while searching for employments abroad. Because Indian diaspora not only contributes integrally to the economy and development journey of India, but also of the destination countries. In addition, they work at enhancing the important links of diplomatic, social and cultural relations between the two countries. E-Migrate, simple, secure migration. सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में गति शक्ति पहल के तहत दूरदराज के क्षेत्रों में क्रांति आई है, जिससे देश का कोना कोना इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। देखिए खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए आगे, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। Bharat's digital revolution is facing a significant challenge, connecting every village to the internet, even in the most remote areas. The 4G saturation project is launched to bridge this gap. Traditional planning methods with physical survey struggled with tough landscapes and isolated villages. Now, the PM Gati Shakti National Master Plan has revolutionized this process with its advanced data-based decision-making. The entire telecom infrastructure has been mapped on this platform. 4G coverage gaps were identified with the help of data available from other ministries and customized tools. NMP utilization benefits include BISAG-N's nearest OFC tool, which finds the nearest OFC from the proposed site. The line of sight tool, ensuring clear signals in hilly areas. The distance measurement tool, helping in identifying distance between proposed site and nearest available road. This master plan also helps in efficient tower placement in difficult terrains. Impact: connecting more than 24,000 uncovered and remote villages with 4G mobile network. The need to install around 17,000 new mobile towers was identified using data analytics. It accelerated the construction of new towers with faster identification of suitable government land. Using the power substation layer of Ministry of Power, nearest substation and its distance from the proposed site was identified in lesser time. This project goes beyond just phone calls and messages. It empowers and brings new opportunities to rural communities. The result? New economic opportunities in rural Bharat. In summary, this project is transforming Bharat's countryside with improved accessibility and economic growth in rural India. The PM Gati Shakti National Master Plan makes this possible by providing the necessary tools and data for efficient and targeted development of digital infrastructure.